नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मोर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे चुनाव की और उस चुनाव की हार की। जी हां, जीत की नहीं, हार की। क्योंकि इस चुनाव की जीत की चर्चाएं कम, हार की चर्चाएं ज्यादा हुई। क्योंकि दो बड़े सियासी घरानों के लाडले यहां से चुनाव हार गए और उस हार के पीछे एक बड़ा कांड यहां से निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव में उतरना रहा। और इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र गोगड़िया जी हैं। उचाना क्लास से चुनाव इन्होंने लड़ा, जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन दो बड़े सियासी घरानों के युवराज हम कहें उनको तो गलत नहीं होगा, उनको धराशायी आपने कर दिया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। वीरेंद्र जी, जैसे चर्चे चुनाव के वक्त थे, आपके चुनाव मैदान में उतरने के वक्त थे, वो चर्चे अभी तक हो रहे हैं आपके। लोग भूल नहीं पा रहे क्या आपको? ये एक्चुअली सुदेश जी एक ऐसा चुनाव था जिस चुनाव से है ना लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी। मतलब चुनाव तो बहुत हुए, पहले भी हुए, होते रहेंगे, लेकिन इस चुनाव में जो धरातल पे काम कर रहे थे चुनाव से पहले, वो आम परिवारों के बच्चे थे जो पार्टियों में काम कर रहे थे। खासकर से मैं दो विशेष पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं तो वहाँ बीजेपी में भी मैं कहूँगा कि आम परिवार का बच्चा था वो भी, जो आज विधायक बना है। और कांग्रेस में भी जो हम दो तीन साथी मेहनत कर रहे थे वो भी साधारण परिवार से थे, किसानों के बेटे थे जो बिल्कुल देहात से और गांव से जुड़े हुए थे। तो लोगों की जब वो हर दिन गांव में जाते, सुख में दुख में, लोगों की भावना उनके साथ अटैच थी। इसलिए आज तक ये चर्चे हैं कि ऐसी घटनाएं घटित हुई कि उन मेहनत करने वालों के लात मारी गई। और फिर वही जो आजकल राहुल गांधी जी कह रहे हैं, वो बारात वाले घोड़े, वो चुनाव में आ गए। नाम भी ले लीजिएगा, बारात वाले घोड़े किन्हें कह रहे हैं आप? अब बारात वाले घोड़े जिन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा, बारात के घोड़े ही थे। हवा का रुख भांप कर आए थे वो। हवा का रुख भांप पर आए थे। पहले 10 साल हवा का रुख भांप कर बीजेपी में चले गए, वहाँ 10 साल मलाई चाटने का काम किया, केंद्र में मंत्री रहे, और फिर बेटे को टिकट दिलाई, अपने बेटे को टिकट दिलवा दी, अपनी धर्मपत्नी को विधायक बनाया। मतलब एक समय ऐसा था कि पूरा परिवार पदों पर बैठा था। और जब यूं लगा उन्होंने 10 साल बाद कि आने वाला समय कांग्रेस का है, जब जन जन रुक के मारने लग गया कि भाई कांग्रेस की सरकार आ रही है, तो ये भाप कर बड़े घराने थे, टिकट की उनको कोई दिक्कत नहीं थी। आपको अंदेशा तो हो गया होगा कि मतलब अब टिकट मुश्किल है। हाँ, अंदेशा मेरे को लोकसभा चुनाव तक तो थोड़ा असमंजस था मेरे को कि शायद हो सकता है लोकसभा में इनको मिल जाए, तो वहां आपको विधानसभा में तो दे दें। विधानसभा में मैं अपनी मेहनत के दम पर और जो पार्टी के लिए काम किया था उसके भरोसे ये सोच रहा था कि कहीं ना कहीं साधारण परिवार के बच्चे की भी शायद बारी आ सकती है। और दूसरा एक इसलिए भी थोड़ा कॉन्फिडेंट थे कि एक जो पार्टी ने सर्वे का मामला जो चलाया हुआ था कि अब की बार सर्वे के हिसाब से टिकटें देंगे, और जो छत्तीसगढ़ का अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें भी बहुत सी बातें की गई कि 50% युवाओं को टिकटें देंगे, कांग्रेस में मेहनत करने वालों को टिकटें देंगे, बाहर से आए हुए बागियों को टिकटें नहीं मिलेंगी। लेकिन ये वही हुआ, फिर ढाक के 3 बात जो पीछे होता है कि सिर्फ बातें ही रहती हैं अधिवेशन की, धरातल पे कुछ नहीं लागू होता। तो टिकट तो नहीं मिली आपको जी। निर्दलीय खड़े हुए, आपको मान मनोबल हुआ आपका कि आप चुनाव ना लड़ें? नहीं, ऐसा है ना, तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में वो आवर कॉन्फिडेंस थी। उन्होंने ये नहीं देखा कि कांग्रेस की हवा किस वजह से है। कांग्रेस की हवा
जो धरातल पे काम करने वाले नौजवान थे, उन लोगों की वजह से कांग्रेस की हवा थी। और लोग ये हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कह रहे थे कि जो लोगों की भावनाओं के अनुरूप जो कैंडिडेट होगा वो जीतेगा आसानी से। अगर आप किसी को भी पैराशूट से उतार दोगे वो नहीं जीतेगा। लेकिन नेताओं ने इस बात को अनसुना कर दिया और उन्होंने ऐसा घमंड हो गया कि किसी को उतार दो आप, वही जीत के आएगा। लेकिन अब शायद मैं यूँ कहूँ जनता इतनी भोली भी नहीं है, थोड़ा बहुत कुछ समझने लग गए लोग, तो इसलिए वही हुआ। किस नेता को घमंड था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लग रहा था कि मतलब सरकार आई हुई है, आप तो बहुत करीब भी रहे हैं उनके। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। देखो, किसी एक को ब्लेम ना करके मैं तो पूरी पार्टी को ही कहूँगा, क्योंकि इसके लिए पूरी पार्टी जिम्मेवार है। जो पार्टी के प्रभारी लगाए गए उनका भी बड़ा यूं था कि ये तो ऐसे आदमी हैं, बिल्कुल मेहनत करने वालों को आगे लाते हैं। और राहुल गांधी की तरफ से भी यही बातें की जा रही थी। और अगर एक आदमी 6 महीने पहले दूसरी पार्टी से आके, जो पहले भी उस पार्टी का जब बुरा समय था उस समय छोड़ के चले गए, और फिर जब, मैं तो यूँ कहूँगा हमारे जैसे नौजवान जितने भी लगे हुए थे हरियाणा प्रदेश में, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4-4, 5-5 नौजवान साथी मेहनत कर रहे थे अपने लेवल पे, और साधारण परिवारों से होते हुए अपनी, मैं तो अपने औकात से ज़्यादा वो खर्चे कर रहे थे और मेहनत कर रहे थे। उन लोगों की बदौलत जो पार्टी की हवा बनी थी, लेकिन उन लोगों को दरकिनार करके पूरी पार्टी ही इसके लिए जिम्मेवार है। तो लेकिन एक जिम्मेवारी आपके ऊपर भी डाली जा रही, दुष्यंत चौटाला जो 5वें नंबर पर रहे, उसमें आपका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि जहां से इतनी बड़ी जीत के साथ विधानसभा पहुंचे थे, सत्ता में भागीदार रहे, फिर वो चुनाव में ना सिर्फ हारे बल्कि 5वें नंबर पर रहे। वो कह रहे कि साठगांठ थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जानबूझ के आपको वहां पर खड़ा किया। वो अपने ममेरे भाई के बृजेंद्र सिंह को लेकर कह रहे थे कि उनको हराने के लिए एक साजिश रची उस सीट पर, उचाना कलां पर। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। देखो, मैंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि मैंने 10 साल दिन रात कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत कर रखी थी। वैसे तो मैं पिछले लगभग 24-25 साल से स्टूडेंट लाइफ से ही राजनीति में सक्रिय था, वहाँ छात्र राजनीति की, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की 99 में, और दिन रात पहले दिन से ही एक सक्रिय कार्यकर्ता बन के मैंने मेहनत की। उस टाइम चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में, क्योंकि वो मेरे हल्के से आते थे, उनके साथ खूब मेहनत की। मतलब मैं यूँ कहूँगा कि मैंने उनके साथ रहते हुए ये नहीं पता लगा कि कब मैं जवान हो गया और कब जवानी निकल गई, कब 50 के घराने में पहुँच गए। इतनी ज़्यादा सक्रियता से और इतने ज़्यादा अंधे होके राजनीति में वहाँ धरातल पे काम किया। पहले वीरेंद्र सिंह के लिए किया, फिर कांग्रेस के लिए किया। और मैं कहूँगा कि पिछले 10 साल जब जिम्मेवारी से कांग्रेस का जोड़ा उठाया मैंने, उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे बीजेपी में 14 वाले इलेक्शन में जी। एक बार तो मैं भी उनके साथ चला गया था, और जब वो छोड़ के चले गए तो भाग सिंह, स्वर्गीय श्री भाग सिंह छात्र जी जो एक्स MLA थे हमारे, उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो कांग्रेस से मात्र 1837 वोट उनके आए थे। उसके बाद मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ बीजेपी में चला गया, लेकिन कुछ 7-8 महीने के अंतराल में ही मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन था। तो वहाँ वीरेंद्र सिंह के परिवार ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। मैं जब चेयरमैन था कि मैं जो काम कर रहा था मेरे हिसाब से नहीं कर सकता था, और उन्हें खतरा महसूस होने लग गया कि कहीं ये लोगों के साथ इसका तालमेल अच्छा है, ये लोगों को
वे काम आते हैं तो उनको संतुष्ट करता है, चाहे मेरे पास इतनी पावर नहीं थी कि मैं उनके काम कर सकूं, लेकिन इतना ज़रूर था कि मैं उनके दिलों में जगह बना चुका था। उनके साथ अच्छे व्यवहार से, उनका मान सम्मान करके अपने ऑफिस में मैं उनको संतुष्ट करता था। लेकिन ये बात वीरेंद्र सिंह के परिवार को सहन नहीं हुई, और जो वीरेंद्र सिंह के वहाँ भतीजे धरातल पे जो काम करते हैं, वो ये तक गिनने लगे कि दिन में कितने आदमी चाय पी के गए। जब 200-200 आदमी चाय 200-200 चाय लगने लगी तो उन्होंने ये बात सहन नहीं हुई, और सुबह शाम अपनी चाची को फ़ोन, अपने चाचा को फ़ोन कि यहाँ तो ये हो रहा है, जमीन खिसक रही है, यहाँ हाँ। कोई और अपनी जमीन मजबूत कर रहा है। तो फिर उन्होंने ज़्यादा इंटरफेयर करना शुरू किया। तो मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी बताया, क्योंकि मैं भी उनके साथ दिल से जुड़ा हुआ था और दिल से ही मेहनत की थी उनके साथ 17 साल मैंने, कि इस तरह से बात है। मैं ताऊ जी कह के बोलता था उनको, और वीरेंद्र सिंह की जो धर्मपत्नी उनको माता जी कहते बोलता था, और बड़े दिल से उनके साथ जुड़ा हुआ था। अगर वो एक काम बताते तो मैं मतलब 3 काम करके संतुष्ट होता था। एक दिन भी मतलब किसी प्रकार का खर्च मैंने वीरेंद्र सिंह से नहीं लिया, सब अपनी जेब से। बल्कि जो भतीजे होते थे वो तो काम करके बिल दे देते थे, कोई रैली का, जलसे जुलूस का, किसी प्रोग्राम का। लेकिन मैंने कभी भी मतलब किसी भी प्रोग्राम के और 10 रुपए तक उनसे नहीं लिए। ऐसे करते करते कितने पैसे लुटा दिए होंगे? ऐसे करते करते मतलब एक साधारण परिवार का, किसान का बच्चा बर्बाद ही हो सकता है, और इससे ज़्यादा तो क्या होगा। तो मैंने मतलब करोड़ों रुपए अपनी औकात से ज़्यादा खराब कर दिए। तब तक तो मैं टिकट भी नहीं मांगता था। अच्छा। हाँ। तो लेकिन जब चेयरमैनी के दौरान मैं 6 महीने हुए थे, तो मैंने चौधरी वीरेंद्र सिंह को बताया कि ऐसे ऐसे बात है जी, अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास था तो मैं वहाँ बिठाया हूँ चेयर पे, तो विश्वास था तो ये मेरे को काम करने दो, अगर विश्वास नहीं है तो मैं छोड़ देता हूँ। मेरे को कोई चेयरमैनी का लालच नहीं है, मैं मोर बन के बैठना पसंद नहीं करूँगा। अगर मैं किसी कुर्सी पे बैठा हूँ और उस कुर्सी के जो अधिकार क्षेत्र उस कुर्सी का है, अगर मैं वो काम भी नहीं कर सकता तो फिर कुर्सी पे बैठने का मेरे को कोई अधिकार नहीं। तो मैंने ये बातें कह के, और मैंने 1-2 दिन के लिए कहा कि आप या तो उनसे बात कर लो, नहीं तो मैं रिजाइन करूँगा। तो उन्होंने मेरे को 2-3 दिन कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर अपना उठा के रिजाइन दे दिया। बहुत से लोगों ने कहा, वहाँ मार्केट कमेटी का चेयरमैन का मंडी में आड़तियों के साथ संपर्क होता, वो परिवार ही होता पूरी मंडी। वहाँ भी बहुत से लोगों ने मेरे को कहा कि अच्छा अजीब आदमी है यार, लोग तो पंचायत का मेंबर बन जाए उसने नहीं छोड़ दे, और चेयरमैनी तो पूरी उम्र में मुश्किल तो मिला है, जो आदमी कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, लेकिन ये अजीब आदमी है, इसने चेयरमैनी छोड़ दी। तो कहा भाई, मैंने भी कहा कि भाई मेरा ज़मीर नहीं मान रहा ऐसे, और मैंने ना चेयरमैनी का ज़्यादा लालच है। तो फिर वहाँ से रिज़ाइन करने के बाद मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा से बात की कि मैं पहले भी कांग्रेस के लिए मेहनत की है और आगे भी कांग्रेस के लिए काम करना चाहता हूँ, और अगर आपको ये लगे कि मैं इस काबिल हूँ चुनाव लड़ सकूँ तो कांग्रेस की टिकट की इच्छा मेरी है। वो जब है जब आप संतुष्ट हो जाओ कि हाँ मैं इस लायक हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका मतलब धरातल पे थोड़ा हाँ इन्फॉर्मेशन ले लें आपके बारे में, और फिर आपसे बात करते हैं। तो उन्होंने लगभग 1 महीने तक मेरा पूरा सर्वे किया, और वो फिर बाद में बताते हैं कि लगभग 18 रिपोर्टें आपकी ले आई, जिनमें से एक भी नेगेटिव नहीं आई, कि हर आदमी ने कहा कि बहुत बढ़िया लड़का है और बहुत मेहनती है।
तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब मेरे को समय दो, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ और ज्वाइन भी लोगों के बीच में करना चाहता हूँ। तो बोला, उन्होंने यस कर दिया कि ठीक है, आपको हम तारीख बता देंगे और फिर आप उस दिन ज्वाइन कर लेना। तो उन्होंने मेरे को तारीख दी 24 मार्च 2017। उचाना के अंदर एक बहुत बड़ी ट्रैक्टरों के माध्यम से एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन हुआ। हजारों आदमी उस रैली में पहुंचे और अपने साधन लेके पहुंचे, ट्रैक्टर लेके पहुंचे लोग। इतने ट्रैक्टर उसमें कि पूरी मंडी ट्रैक्टरों से हट गई थी, कहीं रास्ता नहीं था। और मंडी के लोग भी निकल निकल देख रहे थे कि भाई क्या हो रहा है आज उचाना में। असंबित थे पार्टियों के नेता भी कि एक साधारण से परिवार के लड़के ने, भाई जहां चौधरी ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं और एक तरफ से चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का कब्जा है उचाना की राजनीति पे, किसी तीसरे को आंख उठाने की हिम्मत नहीं होने दी। और उस गढ़ में एक साधारण सा आदमी आज इतना बड़ा हुजूम पैदा कर दिया। तो उसी दिन से उन नेताओं को खतरा पैदा हो गया था और वो अचंभित थे। दीपेंद्र हुड्डा आए थे, हुड्डा साहब के पैर में चोट लगी थी, वो आने नहीं पाए थे। तो दीपेंद्र ने भी जनसभा के बाद मेरे को कहा। उसके बाद मेरे घर पे खाना था और फिर उसके बाद कंडेला लक्ष्य मिल्क प्लांट पे चाय थी। तो वहां से कंडेला तक देखा कि ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, रास्ता ही नहीं मिला उन्होंने। तो उन्होंने मेरे को कहा, मेरे को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उचाना में इतना जबरदस्त, बोला हमने तो सोचा ही नहीं था। दो बड़े सियासी घराने जहाँ इतने दिनों से गढ़ बना के बैठे हों। बोला वीरेंद्र, सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वह कमाल कर दिया वाकई में। जो बोला तेरी रिपोर्ट आई थी सही रिपोर्ट थी वो, भाई कि सही में लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तेरा और सही में आपने काम कर रखा है। बहुत दिनों तक उन्होंने, मैं जाता दिल्ली, प्रशंसा करते मेरी, मिलवाते नेताओं से कि ये आदमी है जिसने उचाना में इतना बड़ा काम करके दिखाया है और चेयरमैन त्याग के आया है। उस बात की भी प्रशंसा करते हुए भाई कौन छोड़ दे चेयरमैनी। तो मैंने उस दिन से फिर कांग्रेस का जोड़ा उठाया था और जब 1837 वोटों पर कांग्रेस थी और अब जब लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश ने चुनाव लड़ा तो लगभग 85,000 वोट जयप्रकाश के आए थे। लेकिन वीरेंद्र जी, क्या कांग्रेस का जो सर्वे था वो सिर्फ दिखावा था? सर्वे के आधार पर टिकट नहीं दिए गए? बिल्कुल दिखावा ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि अगर सर्वे के हिसाब से टिकटें मिलती तो मेरी टिकट नहीं कटती। ऐसी टीस कुछ और टिकटार्थियों को भी है। हाँ, बहुत से ऐसे साथी थे जिन्होंने बहुत मेहनत कर रखी थी और वो इस काबिल थे, चुनाव जीतते, वो 100% अच्छे वोटों से जीतते अगर उनको कांग्रेस टिकट देती। मैं भी जितने भी सर्वे हुए तो उनमें सबसे ऊपर था। जो एजेंसी सर्वे करती थी उन, वो भी भाई पता तो लग ही जाता था किसी न किसी माध्यम से जी। ये जो हमारा कांग्रेस ने जिसको टिकट दी तो तीसरे नंबर पे थे सर्वे में। और फिर जो कांग्रेस कह रही थी कि भाई बाहर से आने वाले को टिकट नहीं देंगे, तो मतलब ये दोगली राजनीति हुई। मैं तो ये कहूँगा कि मतलब जो बड़े राजघराने हैं वो किसी भी पार्टी में चले जाओ वहीं टिकट मिल जाएगा, वहीं टिकट मिल जाएगी। वो किसी का बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, बस वो बड़े राजनेता का बेटा होना चाहिए। और इनको आपको लगता है कि ऐसे ऐसे लोगों को मलाई खाने की आदत हो गई है? मतलब वो विपक्ष में नहीं बैठ सकते, मेहनत रह नहीं कर सकते। उनको दिल्ली और चंडीगढ़ की कोठियों के बिना उनका मन ही नहीं लगता। तो उन कोठियों के लिए वो तिगड़मबाजी शुरू कर देते हैं पहले ही। और हर पार्टी में ऐसे आदमी बैठे हैं, वो सब आपस में मिले हुए हैं। और हमारे जैसे जो दिल से मेहनत करते हैं उनकी वहां तो पहुंच होती नहीं।
जहाँ ये बड़े फैसले लिए जहाँ ये बड़े फैसले लिए जाते हैं, उनकी तो सिर्फ जिस नेता के साथ वो जुड़ते हैं वहां तक है। वो नेता फिर उनको उनका शोषण करे या उनकी मदद करे, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब बड़े नेता की किसी की बात आ जाती है, वो भी फिर मुंह मोड़ जाते हैं। वो भी फिर आपस में उनकी भी गिटमिट अपनी हो जाती है। और फिर हमारे जैसे जो बच्चे हैं जो मेहनत करते हैं किसी भी पार्टी में हो, फिर उनको यूज एंड थ्रो, जिस तरह से डिस्पोजल का गिलास यूज करके फेंक दिया जाता है, इसी तरह से साधारण परिवार के बच्चों को राजनीति में उनका शोषण करके यूं फेंक, मौका आता है तो उनको यूं फेंक देते हैं। लेकिन ब्रजेंद्र सिंह ने भी आपको लेकर कहा कि आपने भी सब दिखावा किया, हमदर्दी बटोरी, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, सब दिखावे हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल कहा, ये उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा, 2-3 बार कह लिया उन्होंने कि बड़ी फंडिंग हुई है सभी पार्टियों से। और फंडिंग पार्टियों से भी हुई है, लोगों से भी मिला है। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ कि मिला है लोगों से। मैं तो ये तो मतलब मैंने तो फोटो खिंचवाए हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि उन लोगों ने मेरे को चंदा दिया है जो मजदूर 1-1 हज़ार रुपये, मेरे बुजुर्ग, मेरी चाची ताई, एक पेंशन 350 रुपये मेरे को, क्योंकि मैं उनसे जुड़ा हुआ था, 10-15 साल उनके बीच में रहा, उनके सुख दुख में शामिल हुआ। और जो ब्रजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाई लोगों से मांगा आंसू बहाए, मैं ब्रजेंद्र सिंह से पूछना चाहता हूं, अगर आपके हक को कोई खोस के ले जाए, छीन के ले जाए आपके अधिकार को, और आप वहां तो कुछ कर नहीं सकते, बेबस महसूस करोगे, तो आप वहां तो रहोगे, या तो अपने घर रहोगे, या वहां तो रहोगे जिसको आप अपने नजदीक समझते हो। तो मैंने क्या कसूर कर दिया? मैंने वही तो किया है। वहां तो मैं बेबस था जहां मेरी टिकट कटी, लेकिन जिन लोगों के बीच में मैं रोया हूं वो मेरे अपने थे। उनके बीच में मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 48 साल गुजारे हैं। उनके सुख में दुख में उनके साथ रहा हूं, और वो भी मुझे अपना मानते हैं। मैं कोई दिल्ली और चंडीगढ़ थोड़े रहता हूँ, मैं तो वहीं रहता हूँ चाणा के लोगों के बीच में। ये लोगों का अपनापन था, क्योंकि सवाल ऐसे उठाए जाते बार बार कि ये लोगों का अपनापन था। जो हम लाव लश्कर देखते थे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, जहां देखो सब लोग कहते थे कि इस बार यहाँ बहुत बड़ा फैसला होने वाला, जनता बड़ा फैसला करेगी। साथ में ये भी कि ये जो लाव लश्कर था उसके पीछे बहुत करोड़ों की फंडिंग थी, जो किसी दूसरे धड़े से कांग्रेस से भी हुई है, बाकी लोगों ने भी की है। ऐसा है, ये जनता बेवकूफ थोड़ी नहीं है। इतनी बड़ी फंडिंग अगर होती तो आजकल ट्रैक्टर में बैठना कोई पसंद नहीं करता, वो भी ऐसी गाड़ियों में बैठना पसंद करते। उनको ये पता था कि जो वीरेंद्र घोगड़िया का चुनाव है वो उचाना की जनता ने लड़ना है, वीरेंद्र घोगड़िया ने नहीं लड़ना। और इसीलिए पहले दिन से ही जब मैंने चुनाव शुरुआत करा गांव से, जब हम पंचायती तौर पे दूसरे गांव में जा रहे थे, तो मेरे उस दिन से मेरे गांव के 20-20, 30-30 ट्रैक्टर, जैसे आस पड़ोस के गांव में शुरुआत हमने करी तो हम गाड़ियों में कभी नहीं गए। यही कहते लोग, ट्रैक्टर लेके चलेंगे भाई, गाड़ी गुड़ी की कोई ज़रूरत नहीं। तो जब वहाँ से हमने शुरुआत करी थी, और जब आसपास के 5-6 गांव कवर हो गए तो उन गांव से भी ट्रैक्टर निकलने लगे, जो आगे के गांव थे दूसरे, उनमें भी फिर वो 8-10 गांव के ट्रैक्टर साथ में निकलने लगे। और जिस दिन नॉमिनेशन किया हमने उचाना जनसभा की, उस दिन हजारों की संख्या में पूरे हल्के से ट्रैक्टर, हमने किसी को नहीं कहा था, ना किसी ने मेरे से ये कहा कि भाई गाड़ी दे दो और दे दो, नहीं। वह चिंता करने की जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर, हम अपना काम करेंगे। और लोग हर गांव से 15-15, 20-20 ट्रैक्टर निकलते थे, प्रचार में भी और उस दिन भी। उस दिन का हुजूम देखा, उसी दिन लोगों ने तो मान लिया था कि चुनाव
उचाना की जनता के पक्ष में जा रहा है और 100% चुनाव। उस दिन के बाद और हौसला हो गया और यूं ही लोगों ने दिन रात मेहनत करके, जिस भी गांव में मैं जाता, किसी गांव में कंबाइन के ऊपर बैठा के ले जाते। मेरा चुनाव चिन्ह रोड रोलर था। बहुत से गांव में तो रोड रोलर लेके आ गए लोग, रोड रोलर पे बैठा के मेरे को लेके। और बृजेंद्र सिंह कह रहा था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मेन कैंडिडेट यही हो। मैं बृजेंद्र सिंह को कहना चाहूँगा, भाई मेन कैंडिडेट तो मैं ही था, वो तो मेरी टिकट खोज के ले गया तो। लेकिन फिर लोगों ने मेन बना दिया मेरे को। उन्होंने फिर ये भूल गए कि कोई टिकट टकट का चक्कर नहीं है, जनता की टिकट है। और जनता ने अपनी टिकट दे के फिर चुनाव शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया, फिर 29 तारीख थी शायद, वो चुनाव से 5-6 दिन पहले, जो 5 तारीख की वोटिंग थी उससे पहले वाले 29 जो नगूरा के अंदर जनसभा की थी। किसी ने भी नहीं सोचा था, मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी जनसभा। पूरा हल्का जींद रोड, कैथल रोड, असंध रोड, जींद तक जाम लग गया, उधर उचाना तक जाम लग गया, उधर कैथल रोड पे किठाना तक जाम लग गया, पूरा ब्लॉक हो गया। इतने ट्रैक्टर निकल गए उस दिन और इतने लोग आ गए कि उस दिन से सब नेताओं के होश उड़ गए। फिर इन नेताओं ने तिकड़मबाजी शुरू कर दी, जाति पाति का जहर घोलना शुरू कर दिया। इन्होंने सोचा कि अब चुनाव उचाना की जनता जीत चुकी है और तुम्हारे हाथ से काफी दूर जा चुका है। मतलब बीजेपी का ब्राह्मण कार्ड चला? वो बीजेपी ने नहीं चलाया, कांग्रेस ने चलाया। अच्छा। वैसे तो बीजेपी करती काम ये, लेकिन वहां उचाना में कांग्रेस ने किया। 2 दिन चुनाव के रह गए, हम चुनाव निश्चित तौर पर जीत रहे थे, बहुत मार्जिन से जीत रहे थे। 2 दिन पहले ऐसा प्रचार कर दिया कि कांग्रेस ने, कांग्रेस के कैंडिडेट ने, या मैं या कहूँ चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने, कि ब्राह्मण जीत गया। और लोगों ने यह सोचा, कांग्रेस की लहर भी थी उचाना में, तो ये था कि मैं लोगों की भावनाओं के खिलाफ कैंडिडेट था, इसलिए कांग्रेस की तरफ झुकाव नहीं था। लेकिन अंत में जब आकस्मिक ये हो गया लोगों ने कि वो जब नेता चाहते हैं ये आप कामयाब हो ही जाते हैं उस अपने खेल में। और मैं राजनीति का इतना बड़ा खिलाड़ी था नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता था और शुरुआत थी मेरी। वो तिकड़मबाजी और षड्यंत्र मेरे को रचने नहीं आते थे, लेकिन वो कामयाब हो गए इसमें। और जो, लेकिन क्या दुष्यंत ने भी इशारा किया था कुछ ऐसा आपके पक्ष में? ऐसा वो जब दुष्यंत को यूं लग रहा था कि मैं जीत गया, उन्होंने भी अपना कांटा निकालना था बृजेंद्र सिंह वाला, तो जब मैं जीत रहा था तो मेरी तरफ कर दिया। लेकिन अंत में दुष्यंत ने भी बीजेपी को वोट दिलवाया। अच्छा। हाँ, एक ही आधार पर आप मतलब दावा कर रहे हैं कि? मैं ये दावा इसलिए क्योंकि सवाल मेरा इसलिए है कि बी टीम जेजेपी को बताया जाता है, कभी इनेलो को बी टीम, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बी टीम बीजेपी की। देखो, बीजेपी और जेजेपी और इनेलो तो साबित हो चुकी, क्योंकि जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ी है, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे कोई राष्ट्रपति का चुनाव हो, या कहीं कोई विधानसभा में बहुमत साबित करना हो, जब जब बीजेपी ने जरूरत पड़ी है, इनेलो ने बीजेपी की मदद की है। तो ये तो निश्चित तौर पे फिर बी टीम तो है ही। दूसरा, जेजेपी, जब पीछे बीजेपी ने जरूरत पड़ी तो जेजेपी बीजेपी के साथ गई, वो कांग्रेस के साथ भी आ सकते थे, लेकिन वो, तो इससे उनका तो साबित हो रहा है कि वो बी टीम है। दुष्यंत ने बीजेपी को वोट डलवा के अपना कांटा निकाल दिया। और फिर जब उन्होंने, कांग्रेस ने प्रचार कर दिया कि भाई ब्राह्मण जीत गया, तो लोग फैसला नहीं ले सके, समझ नहीं सके, जो मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने फिर ये हो गया कि भाई कहीं बीजेपी ना जीत जाए या ब्राह्मण ना जीत जाए,
तो कुछ लोग ऐसे असमंजस में आ गए। लगभग से मैं मानता हूँ कि 20-22 हज़ार वोट पिछले एक रात और एक दिन में मेरे को नुकसान हुआ है। वो सारे गए बृजल? वो उनमें से कुछ बीजेपी की तरफ भी गए, क्योंकि अदर कास्ट का वोट भी मेरे पास था, हर जाति का वोट मेरे को मिला है। तो उनमें से कुछ ये सोचा कि बीजेपी जीत ही रही है तो जीत में डाल दो, जीत में डाल दो, और कुछ बीजेपी को रोकने के लिए कि भाई कांग्रेस आखिरी में फिर पार्टी थोड़ी मजबूत दिखाई देती है लोगों को, कुछ वहां शिफ्ट हो गई। जयप्रकाश ने कोई मदद नहीं की? आपने पूरी ताकत लगाई, तन मन चुनाव धन से में लोकसभा चुनाव में? किसी नेता ने मेरी मदद नहीं की चुनाव में। कोई बातचीत भी नहीं हुई? टेलीफोन पे भी कोई, मोबाइल पे भी कोई बातचीत नहीं हुई किसी भी राजनेता से जो किसी भी कांग्रेस के साथ राजनेता आप से थे? नहीं हुई मेरी। शुरू में हुई 1-2 बार, शुरुआत में। कोई मैसेज ही दिया हो कि अंदर अंदर की अपने जो ना, लोकल ना, वर्कर्स होते हैं, किसी ने क्लोज नहीं। लोग होते हैं कि चलो मदद करना? नहीं, ये तो लोगों के सामने था। क्योंकि ये भी सबको पता है कि वीरेंद्र सिंह के साथ ना जयप्रकाश की उतनी अच्छी है, ना जो हाँ, बिल्कुल। हुड्डा साहब की इतनी ज्यादा अच्छी है। वो तो फिर नीचे वर्कर तो ऐसा लोकसभा में वीरेंद्र सिंह ने भी नहीं की जयप्रकाश की, खुल के ही खिलाफ थे वो तो। टिकट नहीं मिले ना बेटे को। हाँ, खुद। तो फिर लेकिन तभी मैं पूछ रही, क्या जेपी ने मदद की? फिर आपकी मदद की उचाना में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि किसी नेता ने मेरी मदद नहीं की। वो तो जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, वो उनमें से जयप्रकाश के लोग भी थे और हुड्डा साहब के लोग भी थे? हुड्डा साहब के लोग कांग्रेस के साथ रहे। अच्छा। हाँ, ये तो पूरे हल्के को पता था कि भाई हुड्डा साहब के साथ जो चेहरे खड़े थे उनको सब जानते थे। उन्होंने ब्रजेंद्र सिंह की मदद की। और सुरजेवाला के लोगों ने? सुरजेवाला के वैसे तो मैं कहूँ कि उचाना में ज़्यादा साथी हैं नहीं, लेकिन जो साथी हैं वो मेरे निजी साथी हैं। उन्होंने मेरी मदद की खुल के, क्योंकि वो हमारा फिर पर्सनल रिलेशन की बात थी, घर की बात थी। बाकी कांग्रेस के आदमी ने मेरी मदद नहीं की। आपने बहुत अच्छी बात बताई, मतलब ये आज के युवाओं के लिए बहुत अच्छी बात है कि कैसे एक बड़ा नेता जो होता है अपने इलाके का, वो अपने नीचे राजनीति में सपने लेकर आने वाले युवाओं को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से निचोड़ देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। 100%। और कितने युवा होंगे मतलब ऐसे? हम अब मेरे जैसे हजारों युवा हैं जो बर्बाद हो चुके हैं राजनीति में। पहले उनको सपने दिखाए जाते हैं और एक बैल की तरह, जैसे बैल खेत में काम करता था, एक बैल की तरह पार्टी में काम करवाया जाता है। रैलियों में भीड़ इकट्ठी करवाई जाती है उनके द्वारा, और फिर जब समय आता है, जब या तो पैसे वाले जो पैसा दे सकते हैं टिकट के लिए, या फिर बड़े बाप का बेटा हो, बड़े नेता का बेटा हो, आखिरी में वही दांव लगा जाते हैं। इस चुनाव में भी आपको लगता है कि पैसों का लेन देन भी हुआ होगा कांग्रेस में टिकट को लेकर? मैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकता हूँ, जब हमारे जैसे की टिकटें कटती हैं तो एक बात तो निश्चित है, या तो उसने पैसे दिए या फिर बड़े बाप का बेटा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ लंबा वक्त आपने बिताया। एक तो जन भावना, चलो आपने कहा कि लोगों का प्यार था, अपनापन था, मैं उनके बीच रहा, मेहनत की। क्या दूसरा एक बड़ा कारण ये भी है कि बड़े बड़े घरानों को बहुत लंबे अरसे तक सत्ता में उन्होंने बिठाए रखा, लेकिन उचाना, आसपास के गांव छोड़िए, खुद उचाना कलां शहर में कोई विकास के नाम पे काम नहीं हुआ। अगर स्कूल कॉलेज खुले वो भी किसी एक परिवार के ही खुल गए, मतलब वहां कोई कॉलेज तक नहीं आया, कोई स्कूल तक नहीं आया। एक हम रेलवे फाटक का मुद्दा उठाते कि जाम लग जाता है, वो काम बीजेपी सरकार में जाकर हुआ। ये सही बात है आपकी कि लंबे अरसे तक चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार ने पद भी रहे और उनके पास बड़े बड़े पद रहे, प्रतिनिधित्व किया है, केंद्र में मंत्री रहे हैं, हरियाणा सरकार में पावरफुल मिनिस्ट्री उनके पास रही है 2-2, 3-3 बार। लेकिन जो होना चाहिए था वो उन्होंने किया नहीं। इसके पीछे एक उनकी सोच है, ये जो भी ये इस तरह बड़े नेता जो कब्जा कर लेते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसियों पे, वो ये समझते हैं कि अगर वहाँ अच्छी एजुकेशन मिल गई या लोगों को काम मिल गया या किसानों को उनके खेत में अच्छा नहर का पानी मिल गया तो वो संपन्न हो जाएंगे। तो तुम्हारा झंडा और अगर वो संपन्न हो गए तो फिर वो उन्होंने लाइन में लगने की क्या जरूरत है, फिर तुम्हारे नारे कौन लगाएगा। तो ये उनकी एक इतनी छोटी सोच में कहूँगा
नेताओं की हो जाती है कि वो सिर्फ फिर शोषण ही करते रहते हैं। एक बात और देखिए राजनीति में, मैंने जितने भी बड़े नेता हो जाते हैं उनका जमीर नहीं रहता, ना भावनाएं रहती हैं उनकी। मतलब वो यूं जैसे दूध से मक्खी निकाल के यूं फेंक देते हैं अपने ही लोगों को जो बहुत करीबी जो होते जिन लोगों ने उनके लिए काम किया है, जो उनको अपना भगवान मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। शायद माँ बाप जो बात कहे वो ना माने, लेकिन जो उनका नेता बात कहे उसकी नहीं टाल सकते। और वो नेता फिर समय आने पे यूं दूध में से मक्खी निकालते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़मीर नहीं होता है, ज़मीर मर जाता है, ना भावनाओं से काम करते। और ना भावनाओं से काम करने वालों को ये चाहते कि विधानसभा में जाए, क्योंकि अगर भावनाओं से काम करने वाले और ज़मीर वाले आदमी विधानसभा में जाएंगे तो फिर वो गरीब की और आम लोगों की बात करेंगे। इनेलो की कोई भूमिका थी इस विधानसभा जो उचाना कला सीट की सिर्फ बात कर रही हूँ? नहीं, ना के बराबर ही थी इनेलो। कहीं ऐसा लगा हो कि इनेलो ने सोचा कि हाँ, INLD ने सोचा हो कि यहाँ पे जो निर्दलीय उम्मीदवार है स्ट्रॉन्ग है तो हम उसकी मदद कर दें, ऐसा कुछ? ना, ऐसा कुछ नहीं था। किसान आंदोलन का कोई असर आपके पक्ष में? असर था, बिल्कुल था। किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग अधिकतर मेरे साथ थे, क्योंकि मैंने किसान आंदोलन में भी लोगों के साथ काम किया था। जितना भी मेरा सामर्थ्य था, मैं किसान नेताओं के पीछे रह के, उनकी पीठ के पीछे खड़े हो गए, हमने खूब मदद की थी। लेकिन कहने वाले अब ये भी कह रहे हैं कि आपकी नज़दीकियां बहुत ज़्यादा है बीजेपी के साथ, स्थानीय विधायक के साथ ही बहुत नज़दीकियां हैं आपकी। वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक तौर पे नज़दीकी नहीं है, पारिवारिक तौर पर नज़दीकियां हैं। क्योंकि मेरा गांव और जो विधायक का गांव है 1.5 किलोमीटर का फैसला है। पारिवारिक भी आपस में जुड़े हुए हैं, ब्याह शादी में आना जाना, और फिर हम एक साथ पढ़े हैं। अच्छा। दोनों एक क्लास में पढ़े हैं। अच्छा। और साथ में इकट्ठे गए भी हैं स्कूल कॉलेज में एक साधन में। कभी मैं अपनी बाइक पे उनके साथ, कभी वो मेरी बाइक पे गांव से, या जब भी बस में गए हैं तो इकट्ठे पढ़े हैं। लेकिन कभी उस वक्त तो नहीं सोचा होगा आप लोगों ने कभी इस आमने सामने चुनाव भी लड़ेंगे अलग अलग? नहीं, वो तो मैं बल्कि पीछे भी मेरी टिकट कटी थी 2019 के चुनाव में भी मेरे को इसी तरह पूरा आश्वासन दिया गया था। मैंने अपना मकान तक बेच दिया था चुनाव लड़ने के लिए, कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई अगर कहीं पैसे की कमी में चुनाव हार गए तो ये टीस मन में रहेगी। तो मकान ही बेच दिया? तो मैंने मकान बनाया था मेरा बड़ा शौक से, वो बेच दिया था मैंने। लेकिन जब समय आया, 2 दिन टिकट की जो फाइनल लिस्ट आनी थी, 2 दिन रह गए, तो मेरे को पता लग गया कि भाई टिकट काट दी गई है। खेत की जमीन भी बेची है आपने? नहीं, खेत की जमीन नहीं बेची। अगर इसी तरह होता रहा तो आम घरों के बच्चों के लिए तो राजनीति नहीं है, चुनावी राजनीति कम से कम नहीं है। कम से कम आज ये सब दिखावा करते हैं लोग कि मैं आम परिवार का हूं, मैं आम घर का हूं, साधारण परिवार, कोई भी नहीं हो सकता राजनीति में। एंट्री मुश्किल है। एंट्री मुश्किल है अगर वो कर जाएगा। देखो, मैं जिस दिन राजनीति में आया उस दिन मेरी स्थिति एक जमींदार के हिसाब से, किसान के हिसाब से अच्छी थी, क्योंकि मैं 60 एकड़ जमीन है मेरे दादा के पास, और 60 एकड़ ठीक ठाक पानी के साधन भी थे, ट्यूबवेल वगैरह खेत में। जब मैंने शुरुआत की, जब बहुत अच्छी स्थिति में था मैं, और मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा, मतलब जिसे अपने देहात में कहते हैं बहल किया, कि वह उस बहल के में सिर्फ राजनीतिक बहल था मेरे अंदर। नेताओं की रैलियों में हजारों गाड़ियाँ लेके उनके लिए, क्योंकि एक रैली में लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च आता है, और ऐसी सैकड़ों रैलियाँ मैंने ज्वाइन की हैं, जिनमें मैं हजारों की संख्या में लोगों को ले गया हूँ। ये तो सबूत है, ऑन रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे है, मेरी जो ID है उन पे पड़ी है पुरानी 10-10, 15-15 साल की फ़ोटो, कि 100 गाड़ियों के काफिले के साथ में जाया करता।
तो कांग्रेस में यूं था कि हर आदमी ये कहता कि भाई जितने आदमी वीरेंद्र गोगड़ी यहाँ ले आ सके किसी के बस की बात नहीं, ये तो कहते थे। अभी आपको लगता है कि कांग्रेस में अब कुछ होगा? अब संगठन भी बन रहा है, जिला अध्यक्ष बना, यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों की नियुक्ति हो गई है, कुछ बदलाव होगा? आपको तो 6 साल के लिए बाहर कर दिया पार्टी से। देखो मेरे को तो ये लग रहा है कि वैसे तो संगठन के बगैर नुकसान तो होता ही है। बिल्कुल होता है। अगर संगठन हो तो उसका फायदा तो पार्टी को मिलता ही है चुनाव में, लेकिन पीछे भी कांग्रेस बार बार यही कहती कि अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे। अधिवेशन भी हुआ, उसके बाद भी एक और अधिवेशन हो उसके चुका बाद है। भी अधिवेशन हो लिया। तो पीछे की घटनाओं को देख के मेरे को ये लगता है कि ये सब बातें ही हैं, अंत में होना कुछ नहीं है। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पोस्ट किया था कि कांग्रेस के बहुत सारे विधायक हैं जो बीजेपी में आना चाहते हैं, डिलीट कर दिया हालांकि बाद में उस पोस्ट को। आप तो अब कांग्रेस में भी रह चुके हैं, अब कांग्रेस से बाहर भी राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी के साथ भी आपकी नजदीकियां हैं। सच्चाई होती इन बातों की? सच्चाई है, ऐसा है कि बहुत सारे जो कांग्रेस के, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐसे भी आए और बन भी गए विधायक जो ये सोचकर आए थे कि सरकार आएगी, अब सरकार तो आ रही, वो टीस तो रहती है ना, तो उनके मन में ये बात तो है कि 5 साल गुजारा करना है और बीजेपी के साथ नजदीकियां भी हैं उनकी। हैं बहुत से नेता होते भी हैं, लेकिन अधिकतर ये राजनीतिक स्टेटमेंट होती हैं। हाँ देखो अंदर मन में तो किसी के झांका नहीं जाता, हो सकता है शायद मन ही मन तो करेगा ही भाई बीजेपी की सरकार है, लेकिन अधिकतर राजनीतिक स्टेटमेंट होती हैं कि इतने विधायक हमारे संपर्क में। विधायकों को भी यूं पता है कि तो अब की बार किस तरीके से बन के आया है, और अगर तू इस्तीफा रिजाइन दे के बीजेपी में जाएगा, दोबारा चुनाव में लोग क्या करेंगे उस समय बताएगा वो तो। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पलटी मार के आ जाते, जीत भी जाते हैं। बहुत सारे हैं, खूब है। आज तो राजनीति में उनका बहुमत में है ज्यादा, वो हाँ, मतलब ऐसे करने वाले ज्यादा हैं। तो सिद्धांतों की राजनीति तो नहीं रही अब। सिद्धांत जनसेवा, जिसको सबसे पहले तो बोलते कि मैं जनसेवा कहूँगा कि करने आए, हाँ, वो तो बिल्कुल भूल जाओ कि जनसेवा करने आए। सिद्धांत तो बिल्कुल खत्म हो गए राजनीति से। और हर पार्टी कोई भी हो, वो सब कहने के हैं, विचारधारा सिद्धांत ये अब है नहीं। और बीजेपी की भी बहुत सी बातें ऐसी लोगों के सामने आई जो राजनीतिक सिद्धांत के खिलाफ थी। ऐसे फैसले हैं कई, जैसे मैं किसानों से संबंधित ही कहूँगा, भाई किसान अगर अपना कोई प्रदर्शन करना चाहता है, चाहे वो दिल्ली में जाके करना चाहता हो, चाहे प्रदेश में करना चाहता हो, क्या ज़रूरत है उसको रोकने की? मतलब उसके आगे इतनी बड़ी बड़ी बंदिशें पैदा कर दी, तार खींच दिए, बैरिकेटर लगा दिए, कंक्रीट की दीवारें बना दी कि जैसे आतंकवादी उग्रवादी आ रहे हो। आप वहाँ लगा दो ना, ये बॉर्डर पर इतने बड़े कंक्रीट के दीवार खड़ी कर दो, तार बाड़ी इतनी कर दो कोई घुस ही नहीं सके। वहाँ तो करते नहीं है लोग, वहाँ तो चाहिए कि घुसाएं और उनके दम पर फिर राजनीति करो। लेकिन किसान के आगे इतने बड़े बड़े बैरिकेड, जो अपना हक मांग रहा है और कुछ भी नहीं मांग रहा। बड़ी विडंबना है कि, और इस बात का दर्द भी है क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, कि जो चीज हम पैदा करते हैं उसका भाव हम निश्चित नहीं कर सकते, और बाकी सारी चीजें जो कोई भी आदमी जो बनाता है अपनी फैक्ट्री में बनाता है, उसका अपना खुद का भाव वो रखता है। लेकिन किसान ही अकेला ऐसा है जो अपनी फसल का भाव नहीं रख सकता। ये दर्द है एक किसान का बेटा होने के नाते। और किसान ही, मैं तो कहूँगा इतना बड़ा दिल है, कुछ नहीं बचता उसको। अगर किसान एक दुकानदार की तरह, व्यापारी की तरह हिसाब करे कि भाई इतनी पूंजी लगाई थी, इतना मेरा ठेका है जमीन का, और 4 आदमी हम परिवार के यही काम करते हैं सुबह से शाम तक, मेहनताना उनका लगाए, तो मैं कहूँ इतने बड़े घाटे में किसान है कोई भी नहीं है। व्यापारी एक दिन भी काम नहीं करे, बिल्कुल, लेकिन ये किसान है कि लगा रहता, पीढ़ी दर पीढ़ी लगा रहता है। अब आपकी राजनीति हम कैसे देखेंगे कि कोई अब ऐसे राजनीति अकेले रह के करेंगे, जैसे लोगों के बीच रहेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे, फिर कांग्रेस में भी वापसी हो सकती है,
हो सकती है कांग्रेस में है अभी उम्मीद? देखो ये तो संभावना है का खेल है राजनीति। संपर्क में है दीपेंद्र हुड्डा के, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप? नहीं, वैसे चुनाव के बाद मैंने संपर्क नहीं किया। उन्होंने भी नहीं किया? किया है, फोन आए हैं उनके 1-2 बार। अच्छा। हाँ, और राजनीति का जहां तक फैसले की बात है, वो देखो फैसला तो करना ही पड़ेगा किस पार्टी में जाना है, क्योंकि लोगों की भी एक सोच है कि इंडिपेंडेंट मामला हर बार नहीं चल सकता। अब की बार भी मेरे को कांग्रेस ने छोड़ के सारी पार्टियां टिकट दे रही थी। आईएनएलडी की तरफ से ऑफर? हाँ बिल्कुल, खूब ऑफर आए आईएनएलडी, पीछे भी आए थे आईएनएलडी की तरफ से, तो अब की बार भी आए थे। नॉमिनेशन वाले दिन के दिन भी बहुत ऑफर आए उनके भी, लेकिन फैसला कर चुके थे हम गांव इकट्ठे हो गए कि भाई इंडिपेंडेंट ही लड़ना है। बीजेपी की तरफ से भी ऑफर था मेरे पास। अच्छा। हाँ, उचाना कलां से टिकट का ऑफर था बिल्कुल, लेकिन वहां माहौल नहीं था बीजेपी के पक्ष में, और फिर भी जीत गया उम्मीदवार, भले ही 32 वोट का फर्क रहा। बिल्कुल, वो इसलिए जीत गए ना। अब दूसरी तरफ देखो आप, कांग्रेस का कैंडिडेट। लेकिन आपको ऑफर कैसे करेगी बीजेपी? बीजेपी तो बड़ा सोशल इंजीनियरिंग करती है कि जब जाट जाट खड़े हों तो दूसरी जाति को उतारेगी। वहाँ ये पता ब्राह्मण कार्ड खेला वहां पर। वो बीजेपी ने अपना कुछ उनका सर्वे होगा, वो मेरे को ये कह रहे थे कि आप 10-15 हज़ार वोटों के जाटों के लेके जाओगे, ठीक है, और इतनी ही जरूरत है हमें जाटों की, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप एमएलए बन जाओगे, बाकी हमारा काम है। अच्छा। हाँ। लेकिन अब कांग्रेस में वापसी की है उम्मीद? ये अभी तो कोई फैसला ऐसा मन में नहीं है, लेकिन जो भी फैसला वो लोगों से, जो मेरे साथी हैं हर गांव में जिन्होंने मेरी मदद करी है, वो उन सबका साझा विचार होगा जो भी फैसला करेंगे। मैं नेताओं की तरह सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करूंगा कि अपने लोगों से पूछेंगे और पहले पार्टी में सेटिंग करके बातचीत करके एक दिन मीटिंग बुलाते हैं। और तो कब तक आप फैसला करेंगे कि अब सियासी पारी को क्या मोड़ देना है? कांग्रेस के साथ जाना है, आईएनएलडी के साथ जाना है, बीजेपी के साथ जाना है, या फिर ऐसे ही बिना किसी पार्टी के लोगों के बीच रहना है? इसके लिए वैसे तो कोई मतलब अभी तक तो मन में भी कुछ निश्चित नहीं किया, और बाकी तो लोगों की सलाह से ही करूंगा मैं जो करूंगा। पीछे भी आज तक जो फैसले मैंने किए हैं, मैंने अपने गांव को इकट्ठा करके उनसे बात करके ही फैसले किए हैं। गांव के लोगों के बीच तो आप रहते ही हो अमूमन। बिल्कुल नहीं, मैं वैसे भी उनकी भी कोई बातचीत होती होगी, राय होती होगी, अब ये कर लें कि सरकार के साथ लग लें या फिर कांग्रेस के साथ ही चले जाएं? बहुत से साथी हैं ऐसे भी जो ये भी चाहते हैं कि भाई सरकार है, काम भी हो जाएंगे, हमें सरकार के साथ भी तालमेल बनाना चाहिए, और ऐसे बहुत से भी हैं जो यूं भी कहते हैं कि कांग्रेस में जाना चाहिए। तो अब लग कोई फाइनल डिसीजन हम ले नहीं पाए हैं, अभी इतनी जल्दी भी नहीं, शायद आराम से और विचार करेंगे, देखेंगे। कांग्रेस में जाने का मन तो होगा, मतलब कई बार हम जिस चीज से बहुत दिल से जुड़े होते हैं, आत्मा हमारी वहीं रह जाती, पर एक डर भी होगा कि अभी वही चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनका परिवार, तो क्योंकि गढ़ तो उनका वही, और कहाँ से टिकट लेंगे वो, अगर आगे भी उनकी पीढ़ी में कोई चुनाव लड़ेगा परिवार में। बिल्कुल, ये तो तब तक लड़ेंगे जब तक इनको टिकट देगी, तो जब छिन जाएगी इनकी खोसनी पड़ती है। तो कांग्रेस में ये अभी तो हिम्मत नहीं है ऐसी, या है? देखो ये बात आपकी सही है कि एक किसी न किसी कोने में एक डर तो रहता है कि वो बड़े आदमी हैं, उनकी कांग्रेस में ऊपर तक साठ-गांठ है, तो जब तक ये चलेगा तब तक तो मेरे को आगे नहीं आने देंगे वो। हाँ, अगर राहुल गांधी अपने फैसलों पर अडिग हो जाए, वो फैसलों का जब समय होता है, जब वो चले जाते हैं कहीं ना कहीं, अधिवेशन तक ही बातें होती है, उसमें वो हम जिससे भी बात करते हैं उनका सबका एक ही दुख है कांग्रेस के लोगों का, किसी बात होती है, फैसले लागू नहीं होते। अगर फैसले कांग्रेस के लागू हो जाए, कांग्रेस हार ही नहीं सकती। और राहुल गांधी जो कहते हैं बातें, अगर वो धरातल पे लागू हो जाएं, अगर वो अड़क के वो लागू करवा दें, तो कांग्रेस को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि अभी तो सीएलपी का फैसला नहीं हुआ। हाँ, तो ये बड़ी संगठन बने 11 साल से ऊपर हो गया। अगर आप देखो इस मामले में बीजेपी के फैसले चाहे गलत हो और चाहे सही हो, लेकिन ये है कि फैसला एकदम से झटके में ले लेते हैं, चाहे वो किसी को मारने के लिए लेते हो। मान लीजिए अब राजस्थान में वसुंधरा जी को खत्म करना था,
तो फैसला वो लेके सोचते नहीं कि कितना बड़ा शख्स वो आगे ये खड़ा नहीं है। सोचते कि इसमें नुकसान होगा या क्या होगा, वो फैसला ले लेते हैं और ये अच्छी बात है। और फिर लोग भी तो पार्टी लाइन पे रहते हैं ना उनके। हाँ बिल्कुल, आपके लोग ये 37 चाहते हैं। विधायक चुनकर आए, 37 से ज्यादा अलग अलग अपने अब पकड़े हुए हैं कांग्रेस के रास्ते। जो नीचे के जो कार्यकर्ता हैं या कांग्रेस से जुड़े आम लोग हैं, वो इस बात से बड़े दुखी हैं कि भाई हमारी पार्टी फैसला ले लेती। जो राहुल गांधी कहते हैं ये बड़े बड़े परिवारों के खिलाफ वो बोलते भी हैं, अगर वो इन पे फैसला ले लें और लोगों की भावनाओं के हिसाब से या सर्वे के हिसाब से टिकटें बांटें, तो हार ही नहीं सकता कांग्रेस का कैंडिडेट। तो ये बड़ी विडंबना है, पता नहीं कब सक्षम होंगे राहुल गांधी जी ये फैसले लागू करवाने में। उनसे बड़ा तो कौन है पार्टी में? हाँ नहीं, उनसे बड़ा कोई नहीं है। अंतिम फैसला तो हाईकमान का ही होता है। और हरियाणा में आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा कोई नहीं? देखो आज तक तो यही था कि मतलब लोगों के हिसाब से भी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बड़ा नेता नहीं था वो। आगे क्या होगा वो समय बताएगा। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह तो खुद कह चुके हैं कि एक व्यक्ति के अहंकार ने जीती बाजी हरा दी। चौधरी वीरेंद्र सिंह को पहले तो मैं ये मानता था कि सैद्धांतिक आदमी है, लेकिन वो भी सिर्फ राजनीतिक स्टेटमेंट देते हैं, वो समय के हिसाब से देते हैं स्टेटमेंट। इन्होंने टिकट लेने से पहले नहीं कहा चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। पार्टी ज्वाइन की, एक दूसरे की तारीफ की। हाँ तारीफ की, मेरा भाई है, ये है, चिपक के खड़े रहे उसके। जब नहीं कहा हुड्डा साहब के बारे में, जैसे ही अपना उल्लू सीधा हो गया फिर शुरू कर दिया। और बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आज तक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जितनी भी बातें की हैं एक भी धरातल पे लागू नहीं करी, करवाई नहीं कह के। वो कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं था, और आपने कोशिश ही नहीं करी किसी दिन मुख्यमंत्री को आपने कहा कि ये लागू करो। आज तक मेरा एरिया पानी से प्यासा है, नहर के पानी से, और इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों पे चौधरी वीरेंद्र सिंह बैठ लिए। और एक समय तो ऐसा था, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो कह के आए कि वीरेंद्र सिंह के हाथ में है। एक हमारे बहुत गांवों की मांग है, एक डाकल हेड है, एक जो नरवाना वाली जो नहर है उससे, कि भाई यहाँ से हमने पानी दे दो, बहुत से गांवों की समस्या खत्म होगी। आगे तक जींद हल्के के भी ऐसे बहुत से गांव हैं, बरसोड़ा है, दरियावाड़ा है, डांडा खेड़ी है, वहाँ तक के गांव हैं जो पानी से प्यासे हैं। तो कोई लंबी चौड़ी बात भी नहीं है ढाका नहीं, कुछ नहीं, हेड से पानी लेना। सिर्फ नीयत सही होनी चाहिए, और कोई बात ही नहीं। सरकार के लिए क्या बात, बंसीलाल ने कहाँ पानी पहुंचा दिया लिफ्टों के माध्यम से, आज भी लोग याद करते हैं उनको। तो ये तो इच्छा शक्ति की बात है और नीयत की बात है। लंबा चौड़ा सरकार के लिए कोई बड़ा काम नहीं है। और ये तो कहाँ पहाड़ पे थोड़ा नहीं पहुंचाना है, खेतों में ही तो पहुंचाना है पानी, और सरकार सक्षम है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी से भी ये कहना चाहूँगा कि एक उजाड़ा लगेगी, एक बहुत बड़ी ये पानी की समस्या की मांग है, खेतों की और पीने की भी। बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ टैंकरों से काम चलाते हैं। तो मेरी तो हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री से और प्रदेश के जो बड़े नेता उनसे विनती है कि वह आप सुन लो ये मांग। अपने दोस्त को भी बोलिए, स्थानीय विधायक को भी, वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए बात। हाँ, लेकिन विधायक, चलो विधायक ने एक दो बार बात भी की है, लेकिन विधायक ने भी इसके लिए लड़ना पड़ेगा। सिर्फ कहने से चलती नहीं बीजेपी में विधायकों की। मुझे नहीं लगता कि, रामकुमार गौतम भी कह रहे थे कि विधायक और एमपी की चलती नहीं, वो बस घूम घाम के। मुझे लगता नहीं कि इतनी पावर विधायक के पास होती है, खासकर बीजेपी में, क्योंकि अफसर नहीं मानते इनकी। अगर आपके पास पावर है तो अफसर भी मानेगा ना। और एक दो जिस नेता के पास पावर है उनके सामने खड़े हुए देखते हैं अफसरों को। तो विधायक को लड़ना पड़ेगा, इस चीज़ के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और धरना देना पड़ेगा, जब जाके बीजेपी बात करेगी इस मुद्दे पे। सिर्फ कहने से नहीं देगी बीजेपी पानी, क्योंकि वैसे भी एक आम चर्चा है, अंदर की बात तो बीजेपी के नेताओं को पता है कि किसान का और बीजेपी का मिलन ही कम है। बाकी तो वो कितने किसानों को दिल से चाहते हैं या नहीं चाहते हैं तो उनको पता। लेकिन जो एक आम भावना है लोगों की कि किसान के फैसले पे ज़्यादा चिंतन और मंथन आज तक तो शायद करके नहीं दिखाया।
और आगे कर ले तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बीजेपी को ये कहना चाहूँगा कि भी आप भी देहात की तरफ ध्यान दो, ताकि देहात के लोग भी आपसे जुड़ सकें, और किसानों की तरफ, किसानों की जो बेसिक समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दो, ताकि किसान को भी लगे कि हाँ बीजेपी भी थोड़ा बहुत सोचने लगी किसान के लिए। और कुल मिला के तो मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान का तो सिर्फ शोषण ही होता है, पार्टी कोई भी हो। 19-21 फर्क तो शायद हो सकता है, लेकिन दिल से कोई नहीं सोचता कि वे सही में इसको इस कर्ज से निकाला जाए। उसके लिए जरूरी कि किसान परिवारों से, किसान तबके से हाँ, युवा राजनीति में आए, ये- फिर उनको ताकत मिले। ये सबसे बड़ी बात है, और ये आपकी बात 100% सही है। जब तक किसान के बेटे, जो सही में किसान के बेटे हैं, जिन्होंने खुद कसी उठाई है ट्रैक्टर के तो साथ, संघर्ष देखा हो जिस जमीन देखा पे है, कि किसान अगर मेहनत करे तो मिलता क्या है उसको। हाँ, जिसने ये पता है कि फसल बेच के आने के बाद आड़ती के पूरे हुए हैं या ना नहीं हुए हुए हैं, हैं। या टूटते रह गए, बिल्कुल। वो जब विधानसभा में और लोकसभा में चले जाएंगे, और अभी तो सूखा है वैसे लोगों का। हाँ, अभी तो नहीं है। जब जाके बात बन सकती है, लेकिन उनको जाने नहीं देते ये। और मैं तो ये कहना चाहूंगा लोगों को भी, आपने भी सोचना पड़ेगा कि भाई इस आदमी को वहां भेज दो, ये तुम्हारी बात उठाएगा। क्योंकि चुनाव के समय लोग भी गुमराह हो जाते हैं आखिरी फैसले पे, थोड़ा बहुत कोई स्वार्थ, कोई लालच। तो उन लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि फैसला अड़ी करना पड़ेगा कि हाँ, ये फला आदमी को अगर आप विधानसभा में जितवा के भेजोगे तो ये निश्चित तौर पर आपकी बात वहां उठाएगा, आपकी वरना लड़ाई सड़कों पर संघर्ष करने से, आंदोलन करने से कुछ नहीं मिलने हो वाला। सकता। चाहे आप साल बैठो, 2 साल बैठो, कितने दिन आप धरने दे लो, आंदोलन कर लो, कितनी भूख असली हड़ताल कर ताकत लो, ये लोगों को समझनी पड़ेगी कि समझनी विधानसभा में पड़ेगी। या संसद में है। अपने बेटों को विधानसभा और लोकसभा में भेजो, जब आपकी कोई बात सुन सकता है। वरना तो पीछे कितनी पीढ़ियां चली गई और आगे भी यूं ही चली जाएंगी, कोई समाधान होने वाला नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला वीरेंद्र जी, और बहुत सारी राज की बातें भी बताई हैं, कैसे चुनाव लड़ा और फिर कैसे चुनाव हराया दूसरों को। भले चुनाव आप नहीं जीत पाए, लेकिन दिलचस्प रहा और बहुत कुछ समझ में आई लोगों को भी प्रदेश की और उचाना कलां की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, ताकि आपके माध्यम से कोई ना कोई बात किसी के कानों तक पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।